मार्क हंट ने एक बात कही थी, योर माइंड इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू हैव, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर तुम चाहो तो कोई भी जंग, कितनी भी बड़ी जंग हो, आप अपने दिमाग से उसे जीत सकते हैं। और इसी बात पर हद से ज्यादा विश्वास करता था फुतोशी मात्सुनागा। उसे अपनी मैनिपुलेशन ट्रिक्स और चिकनी चुपड़ी बातों पर इतना यकीन था कि उसे लगता था कि वो अनबीटेबल है। लेकिन ये सोच उसे इतनी भारी पड़ने वाली थी जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। सो फुतोशी मात्सुनागा है कौन, और मैं उसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? दरअसल आज के केस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फुतोशी मात्सुनागा, जो कि जापान का रहने वाला था। जापान एक बहुत ही कम क्राइम रेट वाला देश, जहां लोग ज्यादातर शांति से रहना पसंद करते हैं। एक ऐसी जगह जो कि अपने ट्रेडिशन, एनिमेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से फेमस है। हमें दूर से सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना, मगर वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं। और वही हाल है जापान का भी। ये देश जितना ही खूबसूरत दूर से लगता है, इस देश का उतना ही डार्क साइड भी है। जापान में एक से बढ़कर एक सीरियल किलर्स रहे हैं। उसकी हिस्ट्री कुछ बहुत डार्क क्राइम से घिरी हुई है, और आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी एक सीरियल किलर ही है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने हैवानियत की सारी हदें लांघ दी। उसके क्राइम्स इतने ब्रूटल थे कि कोई भी मीडिया हाउस उसे रिपोर्ट नहीं करना चाह रहा था। यहाँ तक कि इतना भी कह दिया था कि जो ये केस है, इसका जापान की पूरी क्राइम हिस्ट्री, जितने भी उधर क्राइम हुए हैं, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस केस को लेकर। और इससे आप सब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ब्रूटल होगा। अब ज्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ द मोस्ट साइकोपैथ सीरियल किलर ऑफ जापान। किसी भी सीरियल किलर को जानने से पहले हमें उसके पास्ट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फुतोशी मात्सुनागा बचपन से ही एक एक्सट्रोवर्ट लड़का था। हर चीज में एक्टिव रहना, पढ़ाई में भी अच्छा, लोगों से प्यारी प्यारी बातें करना और बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर लेना, ये टैलेंट फुतोशी में बचपन से ही था। तो जाहिर सी बात है, लोग इसे पसंद भी करते थे। लड़कियों को भी ये बहुत पसंद आता था। और फुतोशी की शादी बहुत कम एज में हो गई थी। फुतोशी सिर्फ 19 साल की उम्र में ही शादी कर चुका था, और अब फुतोशी का एक बच्चा भी था। मगर फुतोशी को इन सब चीजों के होने के बावजूद भी कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी वाइफ और इतना अच्छा एक प्यारा सा बच्चा होने के बाद भी फुतोशी के 10 अलग जगह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे थे। फुतोशी को सिचुएशन हो या इंसान, दोनों को अपने कंट्रोल में रखना ही पसंद था। जो मैंने 10 आपको अफेयर बताए थे, उनमें से एक थी जुनको, जो कि एक किंडरगार्टन टीचर थी, और वो फुतोशी की स्कूलमेट भी रह चुकी थी। हालांकि जो जुनको थी, उसकी मॉम कभी भी इनके रिलेशनशिप से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उनको ये पता था कि फुतोशी जुनको के साथ बहुत मिसबिहेव करता है और बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। फुतोशी जुनको के साथ इसलिए था क्योंकि जुनको बहुत शरीफ सी लड़की थी, बहुत कम बोलने वाली, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की, और उसको फंसाना, उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना बहुत ईजी था। जब फुतोशी को पता चलता है कि जुनको की जो मॉम है वो बिल्कुल खुश नहीं है फुतोशी के इस बिहेवियर से और इस रिलेशनशिप से, तो फुतोशी उसकी मॉम के साथ ही कुछ ऐसा करता है जो कि सबका दिल दहला दे। फुतोशी जुनको की मॉम के साथ ही जबरदस्ती करने का ट्राई करता है। जब जुनको को ये बात पता चलती है, तब भी फुतोशी जुनको को इस कदर मैनिपुलेट करता है कि जुनको को लगता है कि उसकी फैमिली झूठ बोल रही है, वही गलत है, और फुतोशी एक शरीफ सा और अच्छा इंसान है। अब साल था 1985 का। जुनको और फुतोशी एक साथ रहने लगे थे। फुतोशी ने अपने वाइफ और अपने बच्चे को छोड़ दिया था और उसने जुनको के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करी थी। 1985 में ही फुतोशी ने अपने फुटॉन का बिजनेस शुरू कर लिया था। फुटॉन, जिन्हें नहीं पता, वो जापानीज स्टाइल का एक बेड होता है, तो इसी का ही फुतोशी एक बिजनेस करता था। और जो भी उसके अंडर काम करते थे, जो भी उसके एम्प्लॉय थे, वो अगर अच्छे से काम ना करे या कोई गड़बड़ कर दे, तो फुतोशी उनको 3rd फ्लोर में सिर्फ उनके लिए उसने अजीब सी चीज़ें बना के रखी थी। वो उनको वहाँ ले जाता था और उनको वहाँ शॉक दिया करता था, उनको अजीब अजीब तरीक़ों से टॉर्चर करता था, उनको अजीब तरीके से डराने की कोशिश करता था। ये सब करने के बाद भी 1992 तक फुतोशी ने अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर दिया था। मतलब कि इतना बड़ा कि इस टाइम पर उसके पास 180 मिलियन येन की संपत्ति थी, जो कि 2.2 मिलियन यूएस डॉलर के जितनी थी। 1992 तक फुतोशी ने बहुत कुछ कर लिया था, जैसे कि टॉर्चर करना, लोगों को धमकाना, ब्लैकमेल करना, अजीब अजीब तरीकों से पैसे निकलवाना। और ये सब करने के बाद
पुलिस को तो इन्वॉल्व होना ही था। जब उन्हें फुतोशी की बार बार कंप्लेंट आने लगी, अलग अलग लोगों से आने लगी, तो वो फुतोशी के पीछे पड़ गए। बट फुतोशी और जुनको हमेशा अपनी लोकेशन चेंज करते रहते थे, वो एक जगह कभी भी नहीं टिकते थे, जिसकी वजह से पुलिस भी उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। बट पुलिस ने अब फुतोशी को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के लिस्ट में शामिल कर दिया था। फुतोशी और जुनको पुलिस से भागे भागे फिर रहे थे, तभी इन्हें अपनी पहली विक्टिम मिलती है, एक शादीशुदा औरत जिसके 3 बच्चे थे। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था, फुतोशी मैनिपुलेट करने में माहिर था। फुतोशी ने उस लड़की को इस कदर मैनिपुलेट कर दिया था कि वो भागने तक मजबूर हो गई थी। फुतोशी बोलता था कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम भाग जाएंगे। जब वो लड़की जुनको के बारे में पूछती थी तो फुतोशी बताता था कि ये तो मेरी बहन है। वो लड़की बहुत जल्दी फुतोशी की बातों में आ चुकी थी। उसे लगता था कि फुतोशी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और 1994 में उस लड़की ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और फुतोशी के साथ भागने का डिसाइड किया, जो कि उस लड़की की लाइफ का सबसे गलत फैसला साबित होने वाला था। इसी दौरान जो लड़की है, उसके फर्स्ट जो चाइल्ड होता है, उसकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। किसी को पता नहीं चलता कि आखिर क्या हुआ, बट जो पहला बच्चा है उसकी मौत हो जाती है। जो बाकी 2 होते हैं वो अपने ग्रैंडफादर के पास चले जाते हैं, विलेज में रहने लग जाते हैं। वो अभी माँ के साथ नहीं रह रहे, माँ अकेले रह रही है। फुतोशी ने पूरे जो टाइम स्पैन था, जब से वो उसने इस लड़की से बात करी थी, तब से लेकर अब तक उस लड़की से 11.8 मिलियन येन उधार लिए थे, जो कि होते हैं $145,510 US। और इतना सब करने के बाद एक दिन उस औरत की भी काफी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। किसी को पता नहीं चलता कि ये कैसे हुआ। सबको कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि ये हो ना हो ये उस फुतोशी का ही काम है। पुलिस को भी कहीं ना कहीं यही आइडिया होता है, बट बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो फुतोशी का बाल तक बाका नहीं कर पाई। बट लोगों का कहना है कि फुतोशी का ये फर्स्ट मर्डर था और इस फर्स्ट मर्डर के बाद फुतोशी को मानो कि लोगों को मारने में मजा आने लगा। उसको लत लग चुकी थी लोगों को मारने की। इसके कुछ टाइम बाद फुतोशी की मुलाकात होती है कुमियो तोराया से। कुमियो और फुतोशी दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने बताया था, फुतोशी बातें करने में माहिर था। कुमियो ने एक दिन फुतोशी पे ट्रस्ट करके कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से फुतोशी कुमियो की पूरी लाइफ बर्बाद करने वाला था। कुमियो ने फुतोशी को अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बातें बताई थी, जैसा कि उसका कुछ गैंग से पैसों का लेन देन था, जिसकी वजह से आज भी वो उसके पीछे पड़े हैं। कुमियो ने जैसे ही फुतोशी को ये बात बताई, उस पर ट्रस्ट कर ये सोचकर कि ये मेरी बात समझेगा, मतलब ही विल अंडरस्टैंड। बट फुतोशी के दिमाग में तो कुछ अजीब ही चीजें चल रही थी। फुतोशी को तो अपना नेक्स्ट टारगेट मिल चुका था। अब वो कुमियो को ब्लैकमेल करने लगा कि वो जो गैंग मेंबर्स हैं उनको कुमियो के बारे में बता देगा, वो कहाँ रहती है, वो क्या कर रही है, और ये सब बताकर वो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। अब फुतोशी कुमियो को कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ, अगर वैसा तूने नहीं किया तो मैं ये बातें बाहर बता दूंगा, जिसके बाद तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कुमियो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसको फुतोशी की बात माननी ही पड़ी। फुतोशी कुमियो को और उसकी बेटी को अपने अपार्टमेंट ले गया और फिर उसने चालू की अपनी दरिंदगी। वो उन दोनों को बांधकर उन्हें घंटों तक टॉर्चर करता था, कुमियो को शॉक देता था। कुमियो की जो बेटी है उसी से ही कुमियो को कटवाता था। बात बात पर उसको मारना, उसको इस कदर मारना कि कुमियो को तो होश भी नहीं रहता था। और फिर जब भी उसे होश आता, फिर से कुमियो को यही सब सहना पड़ता। 3 साल तक ये पूरा टॉर्चर चलता रहा और आखिरकार 26 फरवरी 1996 को कुमियो ने अपना दम तोड़ दिया। और इसके बाद फुतोशी कुमियो की बॉडी को धीरे धीरे काटता था, पूरी तरीके से क्रश कर देता था, उसका चूरा बना देता था और उसको पॉलिथीन में डालकर जुनको और कुमियो की बेटी को ये बोलता था कि इसको जाकर नदी में फेंक आओ। और वो नदी किनिसाकी पेनिनसुला के पास थी। इसके बाद तुरंत ही फुतोशी को अपना तीसरा टारगेट मिल जाता है, एक लेडी जिसको कुमियो जानती थी। फुतोशी उसे मिलना शुरू कर देता है और उसे ये कन्विंस कर देता है कि वो क्योटो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है और वो उससे शादी करना चाहता है। बाकी की तरह वो लड़की भी इस पर भरोसा कर देती है और फुतोशी उससे 5.6 मिलियन येन का फ्रॉड करता है। और ये वही चीजें करता है जो ये कुमियो के साथ करता था। इस लेडी को और उसके साथ एक बेटी थी, उन दोनों को अपने अपार्टमेंट में लाता था और वही टॉर्चर करता था जो कि ये कुमियो के साथ किया करता था। बट लकीली ये लेडी बच जाती है। साल था 1997 का, जब इसके अपार्टमेंट में कोई भी नहीं था, फुतोशी कहीं और था और ये अकेली थी। तब ये इसके बाद जाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था, दरवाजा बंद था, हर जगह से हर चीज़ बंद थी। तो ये उसी बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है, पर लकीली ये बच जाती है। उसी टाइम पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पहले ये बात धीरे धीरे फैल जाती है। फुतोशी तक जब ये बात पहुँचती है वो वहाँ से भाग जाता है। इस लेडी को और इसकी बेटी को
बेटी तो अपार्टमेंट में थी, वहाँ से ले जाया जाता है और फिर मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है क्योंकि इनका दिमागी हालत पूरी तरीके से हिल चुका था। कुछ दिन बाद उसकी बेटी की जब थोड़ी सी हालत ठीक हुई तो वो उसे उस मेंटल हॉस्पिटल से हटा दिया गया, बट उस लड़की का इलाज अभी भी चल ही रहा था। हालांकि वो जख्मी जरूर थी, वो दिमागी हालत से कमजोर हो चुकी थी, बट स्टिल वो बच चुकी थी, ये एक अच्छी बात थी। एक दिन जुनको अपने काम पर जाती है मगर वापस नहीं आती। फुतोशी को समझ आ गया था कि वो भाग चुकी है, जिसके बाद उसने तुरंत जुनको के घर वालों को फोन करके धमकाना शुरू कर दिया। मगर जुनको की माँ ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो जुनको का पता फुतोशी को नहीं बताएगी। और जब फुतोशी को ये चीजें पता चलती है तो उसके बाद जो वो करता है वो किसी मूवी के सीन से कम नहीं था। एक दिन जुनको को ऐसे खबर मिलती है कि फुतोशी अब नहीं रहा, उसने सुसाइड कर लिया है, जिसकी वजह से जुनको सोचते हैं कि अब फाइनली उसको लोगों से भागने की ज़रूरत नहीं है, उसे छुपने की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ अब जी सकती है। बट असलियत ये थी कि फुतोशी अभी भी जिंदा था। उसने ये सारी खबर सिर्फ इसलिए फैलाई थी ताकि वो जुनको को आराम से ढूंढ सके। और अब फुतोशी अपना असली खेल शुरू करता है जुनको की फैमिली के साथ। और अब जो मैं बताने वाला हूँ इसे सुनकर आप भी बोलोगे कि ये किसी मूवी के सीन से कम नहीं है। फुतोशी जुनको के घर में जाता है और वो वहाँ पर कुछ ऐसी बातें करने लग जाता है जिसे सुनकर जुनको की पूरी फैमिली सोच में पड़ जाती है। फुतोशी उन्हीं के घर में उन्हीं के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो उनके ऊपर कल्ट लीडर शोको अशारा के मेथड्स यूज करने लगता है। इसमें वो ऐसी बातें करेगा जिससे जुनको के घर वाले बहुत इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं, इतने हद तक कि वो फुतोशी को अपना लीडर मानने लग जाते हैं। इस टाइम पर जुनको के घर में जुनको के मॉम डैड और बहन का हस्बैंड और जुनको की बहन के 2 बच्चे रहा करते थे। और फुतोशी ने इन सबके माइंड के साथ इस हद तक खेला कि जुनको के मॉम डैड जो कि मतलब नाना नानी है, जुनको के भाई बहन और जुनको के भाई बहन के बेटे, मतलब 3 जनरेशंस। जैसा कि मैंने बताया ये सब इस कदर पागल हो चुके थे कि फुतोशी जो भी कहता था इनको सही लगता था। और इसी का फायदा उठाकर फुतोशी ने जुनको की बहन का दिया था। और ये सब पता होने के बाद भी फैमिली में कोई भी फुतोशी को कुछ नहीं बोलता था। 21 दिसंबर 1997 फुतोशी जुनको से कहता है कि अपने फादर को शॉक दो और तब तक दो जब तक उनकी हार्ट बीट रुक ना जाए। और जुनको ऐसा ही करती है, वो अपने फादर को तब तक शॉक देती रहती है जब तक उसके फादर की डेथ नहीं हो जाती। 20 जनवरी 1998 अब जुनको के घर में एक भी ऐसा सदस्य नहीं था जिसकी मेंटल कंडीशन सही हो। इस टाइम पर हर किसी का दिमाग खराब हो चुका था और इसी चीज का फायदा उठाकर फुतोशी जुनको की बहन और उसके हस्बैंड से कहता है कि जुनको की माँ का गला घोटकर हत्या कर दो। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। अब इस घर में 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी। मगर हैरानी की बात यह है कि फुतोशी ने अपने हाथों से एक को भी नहीं मारा था। कुछ दिनों बाद फुतोशी जुनको की बहन का जो हस्बैंड है उसको कहता है कि अपनी वाइफ को भी मार दो, सेम वैसे ही जैसे तुमने अपनी मदर इन लॉ को मारा था। और वो जो हस्बैंड होता है वो वैसा ही करता है, वो अपनी वाइफ की गला घोट कर हत्या कर देता है। अब इस फैमिली में 3 लोगों की डेथ हो चुकी थी। अब जो बारी थी वो थी उस हस्बैंड की। फुतोशी और जुनको मिलकर वो जो हस्बैंड होता है, जो जुनको की बहन का हस्बैंड है, उसे लेकर जाते हैं। उस हस्बैंड का नाम काजुया है। तो काजुया को एक बाथरूम में बंद कर देते हैं और कई दिनों तक बस वहीं पड़ा है। वो काजुया वहीं पर पड़ा है, ना उसको खाने को कुछ दिया ना उसको पीने को कुछ दिया। और भूख और प्यास की वजह से 13 अप्रैल 1998 को काजुया की भी मौत हो जाती है। अब इस घर में फुतोशी, जुनको और जो जुनको की बहन थी उसके 3 बच्चे, ये 5 बचे थे। फुतोशी की दरिंदगी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। उसने जुनको के साथ मिलकर इन 3 बच्चों को भी एक एक करके मार दिया। और जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी वो थी कि इन तीनों जो बच्चे थे इनको ना फुतोशी ने मारा ना ही जुनको ने। इन तीनों को एक एक करके फुतोशी ऑर्डर देता था कि एक को बोलेगा दूसरे को मार दो, दूसरा मर गया। तीसरे को बोलेगा कि ये पहले वाले को मार दो, पहला वाला मर गया। और जो बचता था उस जुनको को बोलता था कि इसको मार दो, जुनको ने इसे मार दिया। मतलब कि इस पूरे केस में फुतोशी ने अपने हाथ से किसी को नहीं मारा था। और ये जो पूरी फैमिली थी इन्होंने ही एक दूसरे का गला घोटकर एक दूसरे को मार दिया था। अब बात है 2001 की। ये पूरा जो फैमिली ड्रामा था, ये पूरा जो फैमिली मैसेकर था, इसको बीते हुए 3 साल हो चुके थे। मगर अब भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लेकिन फुतोशी और जुनको नहीं रुक रहे थे। उन्होंने एक और विक्टिम ढूंढ लिया था, एक औरत जो कि 2 बच्चों की माँ थी और ये दोनों आपस में ट्विंस थे। और फुतोशी उनके साथ सेम वही करता जो पहले करता था, उस औरत को अपने जाल में फंसाता, औरत उस पर भरोसा करती
और ये औरत अपने जो ट्विन्स होते हैं ये फुतोशी को दे देती है कि मतलब आप इनका ख्याल रखना, और फुतोशी उनके साथ ही रह रहा होता है, उन्हें टॉर्चर करता है और साथ ही साथ उस औरत के साथ 20 मिलियन यान का फ्रॉड करता है। बट अच्छी बात इस केस में ये थी कि इस केस में किसी की भी डेथ नहीं होती। वेल ये पूरा सिलसिला ऐसे ही चल रहा था, बट 30 जनवरी 2002 को कुछ ऐसा होता है जो कि फुतोशी ने नहीं सोचा था। रिमेंबर जो मैंने बताया था, जुनको की जो 3 बच्चे थे वो आपस में मर चुके थे एक दूसरे का गला घोंटकर, बट ऐसा नहीं होता। उनमें से एक जिंदा होती है, एक लड़की जो कि मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। फुतोशी भी इतना ध्यान नहीं देता, उसे लगता है कि ठीक है पड़ी होगी, कहीं मरी हुई होगी, और ये लास्ट लड़की थी। तो जुनको और फुतोशी फिर यहाँ से भाग जाते हैं। वो मौका देखकर जब भाग जाती है तो वो एक गलती करती है कि वो पुलिस के पास नहीं जाती, वो बस चुप चुप के अपनी ज़िंदगी जी रही होती है। और सडनली फुतोशी उस लड़की को पकड़ लेता है। 30 जनवरी 2002 को वो उस लड़की को पकड़कर फिर से हॉस्टेज बनाता है और अपने वही अपार्टमेंट में लाता है और फिर उसे टॉर्चर करता है। वही शॉक देना, मारना, पीटना, वही सब कर रहा है। बट अभी भी उस लड़की ने अपना दम नहीं तोड़ा और 6 मार्च 2002 को वो लड़की फिर से मौका देखकर उसके अपार्टमेंट से भाग जाती है। बट वो पिछली वाली गलती नहीं दोहराती। पिछली बार तो वो पुलिस के पास नहीं गई थी, वो चुप चुप के जी रही थी, बट इस बार वो पुलिस के पास जाती है और सारी चीज़ें बता देती है। और फिर पुलिस बिना किसी टाइम वेस्ट करे सीधा जाती है, फुतोशी और जुनको को पकड़ लेती है और फाइनली इनका जो पूरा वो आतंक था, इनकी जो दरिंदगी थी, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाती है। फुतोशी और जुनको पर हर वो क्राइम के चार्जेस लगते हैं जो उन्होंने किए होते हैं, मगर जो वो एक बेटी थी जो कि भाग गई थी, जिसने पुलिस पे कंप्लेंट भी करी, उस पर कोई चार्ज नहीं लगता। ऑल्दो उसने भी खुद के हाथों से कत्ल किए होते हैं, गला घोंटकर अपने ही भाई बहन को मारा होता है, बट उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। जुनको अपने सारे क्राइम कबूल कर लेती है, मगर फुतोशी यहाँ भी अपने मैनिपुलेशन स्किल्स का यूज़ करना चाहता था, लेकिन पुलिस के सामने कुछ काम नहीं करता। 28 सितंबर 2005 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। इन दोनों ने ये जो सज़ा थी इसे कम करने की अपील करी और इनकी अपील के बाद फुकुओका हाई कोर्ट ने जुनको की सज़ा बदल दी। पहले उसे फांसी मिलने वाली थी, बट अब उसको उम्र कैद मिल जाती है। बट जो फुतोशी होता है उसकी सज़ा नहीं बदलती, यानी कि अभी भी उसको मौत की सज़ा ही होती है। वेल इनकी पूरी स्टोरी आप चाहो तो नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो, जिस पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसका नाम है द फॉरेस्ट ऑफ लव, जो कि 2019 में रिलीज भी हो चुकी है। कहते हैं हर रात के बाद सवेरा आता है, और जो वो लड़की थी जो जुनको की बहन की बेटी थी, उसके लिए ये कहावत सच हुई है। ऑल्दो फुतोशी के जितने भी विक्टिम थे वो कोई नहीं बचा, बट वो लड़की आज भी जिंदा है और अच्छे से जी रही है। फुतोशी के क्राइम पर फुल स्टॉप लग चुका है, उसको सज़ा मिल चुकी है, बट स्टिल आज भी फुतोशी जिंदा है, उसको अभी भी फांसी नहीं हुई है, वो अभी भी जेल में है। एंड आई जस्ट होप कि फुतोशी को ये सज़ा जल्दी दी जाए और एक एग्जाम्पल सेट करा जाए फुतोशी जैसे जितने भी क्रिमिनल है या फिर वाना भी क्रिमिनल्स है, उन सब के सामने, उन सब के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।